नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आज बात होगी राहुल गांधी की दूसरी भारत यात्रा की, जो वो करना चाहते हैं, जो पूरब से लेकर के पश्चिम तक की ओर आएगी, यानी वो आसाम से चल करके वो गुजरात तक आएंगे। इसके पहले वो भारत यात्रा का पहला चरण कर चुके हैं, जो कन्याकुमारी से शुरू होकर के और कश्मीर तक गई। सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि एक इतनी बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी के नेता को ये यात्रा करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। अब इस पे आगे बात शुरू करने के पहले मैं एक दो चीजें एकदम स्पष्ट कर दूं। पहली चीज तो ये जान लीजिए कि ये जो यात्राएं राहुल गांधी कर रहे हैं, इसका मकसद कहीं से भी सत्ता प्राप्त करना नहीं है। ये हम पत्रकारों ने उसको ये रूप दे दिया है कि वो सत्ता प्राप्त करने के लिए यात्रा की जा रही, ऐसा नहीं है। वो एक अलग बात है कि इस यात्रा के फलस्वरूप, पहली यात्रा के फलस्वरूप कर्नाटक और हिमाचल उनकी झोली में आ पड़े, लेकिन उनका मकसद ये कतई नहीं था। और दूसरी यात्रा जो वो करना चाह रहे हैं, जो हो सकता है हो जाए जल्दी ही, उसका भी मकसद सत्ता प्राप्त करना नहीं है। उसके दो तीन मकसद है जिसको क्रिस्टल क्लियर कर भी चुके हैं, लेकिन ये कि हम लोगों ने उसमें सत्ता प्राप्त करना भी जोड़ दिया, जो कि ऐसा कहीं से नहीं। वो अपनी बात एकदम स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं। पहली चीज तो उन्होंने कही कि ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है और हमें अपनी विचारधारा को भारत में नए सिरे से फैलाना है। वो है नफरत के खिलाफ मोहब्बत की लड़ाई। दूसरी बात उन्होंने कही कि इस दूसरा मकसद है कि हमको लोगों से मिलना है और लोगों की तमाम तकलीफों को हमको नज़दीक से देखना और जानना है। वो सारी तकलीफें जो कॉमन मैन इसमें बुरी तरीके से झेल रहा है, महंगाई है, बेरोजगारी है और बढ़ते हुए अपराध हैं और अशांति है और सांप्रदायिक उन्माद है, ये सब चीज़ें। दूसरा मकसद उसका ये था। और तीसरा मकसद उसका ये था कि ये जो यात्रा चल रही है, इस यात्रा के फलस्वरूप हमको अपनी जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, उसको हमको नए सिरे से रिवाइव करना है। ये मकसद तीन उसके थे, जिसको उन्होंने क्रिस्टल क्लियर कहा भी। अब यहीं पर एक सवाल और आता है कि एक इतनी बड़ी पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी के जो शीर्षस्थ नेताओं में से एक, उसको यात्रा करने की जरूरत ही क्यों आन पड़ी। इसके पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर देख ले तो समझने में चीजें आसान होगा, ज्यादा आसान होगा। चीजों की एनालिसिस करते समय थोड़ा सा निर्मम होना चाहिए आदमी को। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतवर्ष का जो भी आज की जितनी भी उपलब्धियां हैं और जो भी कमियां हैं, वो दोनों ही कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा और विजयी हुई और उसके फलस्वरूप वो शासन में आई। यहां मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये मैं केवल इनमें इस अवधि में मैं नरेंद्र मोदी साहब के 9 साल हटा रहा हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि 9 सालों में ऐसी कोई खास उपलब्धि नहीं हुई। जो कुछ भी उपलब्धि हुई वो कांग्रेस शासन की देन है। अब इसमें उपलब्धि में बहुत सी चीजें आई और इसमें कोई शक नहीं कि नेहरू जी ने पूरे हिंदुस्तान को बनाने में बड़ी अच्छी भूमिका निभाई। और उसके बाद उनके बाद इंदिरा गांधी जो आई, उन्होंने भी भारतवर्ष को एक तरीके से परमाणु शक्ति संपन्न देश बना दिया और बहुत से अचीवमेंट इंदिरा गांधी के खाते में दर्ज हैं। उसमें हरित क्रांति से लेकर के, श्वेत क्रांति से लेकर के, परमाणु शक्ति तक भारत को बनाने से लेकर के और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने तक सारी चीजें शामिल हैं। उनके बाद आए राजीव गांधी ने के एक मूलतः भले आदमी थे, वो राजनीति की कहीं से नहीं थे। वो तो इंदिरा गांधी की महत्वाकांक्षा के चलते वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो कुल मिला के मूलतः भले आदमी थे और उन्होंने कंप्यूटर क्रांति के रूप में भी भारत को एक बहुत बढ़िया चीज़ दी। लेकिन बहरहाल दुर्घटनावश मारे गए और निर्मम हत्या हुई उनकी, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ तक तो सब मामला ठीक ठाक चला। लेकिन यहाँ से इस जंक्चर से आकर के कांग्रेस जो थी, धीरे धीरे काफ़ी कुछ करप्ट हो गई और करप्ट होने के साथ ही साथ जो थी वो निष्क्रिय भी होने लगी। लेकिन वो पुरखों का पुण्य इतना था और स्वतंत्रता संग्राम के दिन इतने ज़्यादा थे कि वो बीच में 2-3 बार गिरी और संभली और आखिरकार सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के ज़माने में वो फिर से रिवाइव हुई और 10 साल का पूरा शासन चला। इस बीच में उसको डिथ्रोन करने के कांग्रेस एक समय बहुत ही कायदे का हुआ, वो था इमरजेंसी के बाद, जब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति हुई थी। और ये बात कम लोग जानते हैं, बात चलिए तो मैं बता रहा हूँ कि जयप्रकाश नारायण का इसमें कोई शक नहीं कि इमरजेंसी एक बुरी चीज़ थी और जयप्रकाश नारायण उसको बचाने के लिए आए। लेकिन उनके पीछे पूरी तरीके से संघ लामबंद था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी कांग्रेस से पुरानी दुश्मनी थी, विचारधारा के तौर पर भी और तमाम वजहों से। फिर जब वो इंदिरा गांधी को पता चला कि जयप्रकाश नारायण के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लामबंद हो गया है, तो फिर उन्होंने इमरजेंसी लगाई और उसके बाद बहरहाल जनता पार्टी के शासन आया, जिसमें इंदिरा गांधी पराजित हुई। लेकिन चूंकि वो शासन निष्क्रिय शासन था और झगड़े का शासन था, इसलिए 3 साल बाद ही इंदिरा गांधी वापस आई। लेकिन फिर भी
जनता पार्टी के शासन में एक बहुत अच्छी बात हुई कि लोकतंत्र जो एक तरीके से खतरे में दिख रहा था वो वापस आ गया। बाद में फिर जैसा मैंने बताया कि कांग्रेस में जो पूरी तरीके से करप्ट और निष्क्रिय हो चुकी थी, लेकिन अपने पुरखों की पुण्य के चलते वो सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के शासनकाल तक चली, और वो 10 साल का शासनकाल, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छा शासन रहा। लेकिन इस दिक्कत ये थी कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह दोनों ही जो थे अराजनीतिक व्यक्ति थे, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की जो साजिश हुई अन्ना हजारे एंड कंपनी के माध्यम से, उस साजिश को समझने में और निपटने में वो लोग नाकाम रहे, और बदले में नरेंद्र मोदी का शासन आया, जो शासन आप लोग देख रहे हैं। जो शासन हर तरीके से कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि नाकारा शासन है, उसमें कहीं कुछ भी ऐसा नहीं जिसका उल्लेख किया जाए। अब इस शासन ने आने के बाद, जैसा मैं पहले भी एक आध बार बता चुका हूं कि इस शासन के आने के बाद जो उनकी टारगेट होता है, जो बड़बोलापन, और मैंने बताया कि वो झूठ बोलना और चीज़ों को मतलब बदनाम करना, वो चीज़ उन लोगों ने नरेंद्र मोदी एंड कंपनी और उनकी वो राहुल गांधी पे अप्लाई की, क्योंकि वो जान रहे थे कि राहुल गांधी एक ऐसे वंश से आ रहे हैं जिस वंश ने भारतवर्ष के लिए बहुत कुछ किया है और एक तरीके से वो लोकतंत्र का परिचायक हो गया है। इसलिए राहुल गांधी को पूरी तरीके से टारगेट किया जाने लगा और तरह तरह से उनकी निंदा वो सब की गई। और इस बीच में जैसा मैंने बताया कि पुराने कांग्रेसियों की नाकारेपन और निष्क्रियता की वजह से कांग्रेस भी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, इसमें कोई शक नहीं है। और पिछले 2 चुनावों में एक बार 44 सीट और दूसरी बार 52 सीट, इस बात का परिचय है कि कांग्रेस ऑलमोस्ट मृत प्राय हो चुकी थी, ये भी सही बात है। उसका एक कारण ये भी था कि जैसा मैंने बताया कि सारे के सारे कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो बिल्कुल निष्क्रिय हो चुके थे और केवल सत्ता के मद में चूक रहते थे। इन्हीं सब के चलते कांग्रेस जो थी पूरी तरीके से मृतप्राय हुई। और जो आखिरी जो 10 साल का मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी का शासन था, उसमें जो विपक्षी पार्टी थी, खासतौर से भाजपा की सबसे बड़ी पार्टी वही है, उसने अपने आप को खासा मजबूत किया और बाद में अपने संगठन और अपने अपने रणनीति के चलते वो शासन में आई, और उसके बाद उसने अपना काम शुरू किया बदनाम करने वाला। उससे निपटने के लिए फिर राहुल गांधी पैदल चल पड़े, और जब पैदल चल पड़े तो अब ये बात तो सही है कि इसको कहना चाहिए कि भाई जब आप राहुल गांधी जो थे जब सत्ता के निशाने पर केवल इसलिए बने कि वो एक वंश के मतलब एक क्या नाम है, गौरवशाली वंश के वो वंशज है, जिसके चलते वो लगातार सत्ता के निशाने पर रहे, तो जाहिर सी बात है जब राहुल गांधी चले भारत यात्रा में तो उनको देखने की तमाम लोगों में उत्सुकता हुई कि वो इतने बड़े वंश का जो वंशज है वो निकल पड़ा है सड़कों पर, तो उसको देखा जाए। और कहीं न कहीं उनके पीछे जो भीड़ उमड़ी जो सब लोगों ने देखी, उस भीड़ में वो सारे लोग थे जिन्होंने, बहुत से ऐसे लोग तो कम ही रहे होंगे जिन्होंने नेहरू जी का शासन देखा, लेकिन इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और क्या नाम है बाद में सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह का शासन देखने वाले तमाम लोग थे, जो कुल मिला के अच्छा शासन था। कम से कम नरेंद्र मोदी के शासन से तो बहुत ही अच्छा था। वो सारी भीड़ जो थी राहुल गांधी के पीछे, कहीं न कहीं उनकी वंश परंपरा भी चल रही थी जिसने देश के लिए बहुत कुछ किया, और राहुल गांधी की वो भीड़ सफल रही। और वो एक अलग, जैसे मैंने बताया कि वो जो भीड़ उनके पीछे चली, उसके फलस्वरूप उनके पास दो क्या नाम है राज्य भी आए, और उसके बाद फिर उसके ये इस यात्रा की सफलता के बाद उन्होंने अगला चरण किया, जो अभी 26 दलों की गठबंधन बनाया, जो भारत की अगली लोकतंत्र अगली लड़ाई लड़ना चाहता है। और अब मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि इस ये जो पूरा गठबंधन है, इस वजह से हम लोग कह रहे हैं कि सत्ता की लड़ाई लड़ा, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी के लिहाज से ऐसी लड़ाई नहीं, अभी भी वो उस गठबंधन के सहारे जो संविधान से खिलवाड़ हो रहा है, जो लोकतंत्र से खिलवाड़ हो रहा है, और जो जनता की महंगाई और जनता की दिक्कतों के खिलाफ एकदम से नरेंद्र मोदी का शासन जो है कठोर रुख अख्तियार कर चुका है, और पूरी सत्ता जो है वो एक तरीके से बड़े बड़े धन्ना सेठों के हवाले की जा चुकी है, उसके खिलाफ लड़ाई करने के लिए यह गठबंधन राहुल गांधी ने बनाया है। उनका मकसद कहीं से जितनी जल्दी हो सके सत्ता में आना नहीं है, उनका मकसद है कि नरेंद्र मोदी एंड कंपनी की सत्ता के सामने एक कहीं बड़ी लकीर खींची जा सके, जो इस पूरे जो एक ऐसे सैलाब को रोके जो लोकतंत्र के लिए खतरा है, और क्या नाम है संविधान के लिए खतरा है, और कॉमन मैन की दिक्कतों के लिए क्या नाम है के लिए जिम्मेदार है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि राहुल गांधी अपनी इस लड़ाई में सफल होंगे, वो शासन में आवें या ना आवें, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की बाढ़ को रोक देंगे, नंबर 1। और नंबर 2, ये जो दूसरी वो क्या नाम है यात्रा शुरू करने वाले, इस यात्रा के शुरू करने के बाद इसमें भी कोई शक नहीं है कि लोकतंत्र पे जो भी थोड़ा बहुत खतरा मंड रहा है वो भी नहीं मंड रहा है, इतना मैं मुतमईन हूँ। और बाकी राहुल गांधी जो है वो अभी और भी उनको कई लड़ाइयाँ लड़नी बाकी हैं,
लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि लोकतंत्र को और संविधान को, मैंने लोग खतरे में जा रहे लोकतंत्र को, खतरे में जा रहे संविधान को, और कॉमन मैन के प्रति जो बेरुखी का आलम है सत्ता का, उसको इन्होंने इशू बना लिया है और जनता इसको लेकर के कॉन्शियस भी हो गई है, जिसके परिणाम सामने दिखाई देंगे। वो आंदोलन के रूप में भी दिख सकते हैं, अगले चुनाव के रूप में भी दिख सकते हैं। जो भी होगा उसको देखना दिलचस्प अनुभव होगा। बहुत आप लोगों को उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसको आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी ऐसी बहुत सी बातें आपको बताता सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।